और हम बात कर रहे हैं सौर मंडल विश्व के भूगोल का भाग 2। जितना मजेदार पहला वीडियो था उससे ज्यादा मजेदार ये दूसरा वीडियो आपके लिए होने वाला है। सो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस वीडियो के लिंक अपने हर उस दोस्त के साथ पहुंचाएं, भले ही वो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा। हर सामान्य इंसान को इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखेंगे हम इसमें सबसे पहले सौर मंडल क्या है। सौर मंडल मतलब हमारे सूरज का परिवार। हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन है? हमारे सौर मंडल का मुखिया है हमारा सूर्य। इसके और सदस्य कौन है? हमारे 8 ग्रह, कुछ बौने ग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह, कुछ पुच्छल तारे। सो कुल मिलाकर सौर मंडल में शामिल है सूर्य और उसके खगोलीय पिंड, यानी सूर्य के आसपास रहने वाले सारे खगोलीय पिंड जो एक मंडल में बंधे हैं। और गुरुत्वाकर्षण एक बल है जिनको आपस में जोड़ के रखता है सबको, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जो इनको जोड़े रखे हुए हैं। अब इसमें शामिल कौन कौन है पहले वो उसकी बात कर लेते हैं। इसमें शामिल है ग्रह जिनको प्लैनेट्स कहते हैं, जिनकी संख्या यहां पर देख पा रहेंगे ये 8 है। उसके अलावा कुछ बौने ग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का हैं, धूमकेतु हैं और खगोलीय धूल है। मैं आपको इनके दर्शन कराऊंगा सभी के, उससे पहले संख्या जान लेते हैं इनकी। 8 ग्रह हैं, 166 कुल ज्ञात उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं और अरबों की संख्या में छोटे छोटे पिंड इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ है ये सब? चलिए मैं लिए चलता हूं। सो आप इसको देख पा रहे होंगे, यही है जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था। देखिए क्या है ये, आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये हमारा सौर मंडल है। एक्चुअल में अगर आप देख पा रहे होंगे ये आइरिस जो है, ये आइरिस ये एक क्षुद्र ग्रह है। यहां पर ये वोगेयर 2 देख पा रहेंगे, ये पुच्छल तारा है। हुमिया ये एक मैकमैक ये एक क्या है? क्षुद्र ग्रह है। प्लूटो ये क्षुद्र ग्रह है। बाकी हेली ये एक पुच्छल तारा है जो सूर्य के पास से होकर गुजरता है। अब ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये नेपच्यून है, ये यूरेनस है। उसके बाद देखेंगे आप अंदर जाएंगे सो आप देख पाएंगे ये शनि है। यहां पर देखिए ये जुपिटर है, राइट। ये सीरियस है, राइट, सीरीज जिसे कहा जाता है। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह था, लेकिन अब इसको जो है एक क्या माना जाता है? बोना ग्रह माना जाता है, राइट। अब अंदर देखेंगे ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये मंगल ग्रह और किसके बीच में? बृहस्पति के बीच में है। और उसके अंदर आंतरिक ग्रह जिनको कहा जाता है ये कौन कौन से हैं? ये देखेंगे आप मार्स यानी कि मंगल, ये देखिए आप वीनस, मंगल के बाद पृथ्वी, उसके बाद वीनस, उसके बाद मरकरी और अंत में हमारा सूर्य। सो ये आप देख पा रहे होंगे। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए क्या ऐसे ही ये दिखाई देते हैं जैसे इतने ही बड़े हैं? तो इतने बड़े एक्चुअल में नहीं है। जब मैं इनका व्यू चेंज करूंगा तब आपको समझ में आएगा। ये इनका रियलिस्टिक व्यू है, ये रियलिस्टिक कि सूर्य ऐसा है, यहां मरकरी है, यहां शुक्र है, यहां पृथ्वी, ये रियलिस्टिक वे है। लेकिन हम देखने के लिए, समझने के लिए इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कहां है। इतने बड़े बड़े ये एक्चुअल में नहीं है, राइट। सो सभी लोगों को नमस्कार, जोड़ते चले जाएं। आपको मैं एक एक चीज बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। सो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पूरे सौर मंडल का मुखिया है। कब पैदा हुआ था? 4.6 अरब साल पहले। कब? 4.6 अरब साल पहले, जब एक नया तारा बना, नाम था सूर्य। और सौर मंडल की कुल द्रव्यमान क्या होता? मास। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का अपना एक मास है, द्रव्यमान है, उसी प्रकार से हमारे सौर मंडल का द्रव्यमान है। अगर पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान की बात करें तो किसी भी चीज का जो कुल परसेंट होता है 100 होता है, उसमें से हमारा अकेला सूर्य 99.86% मास किसके पास है? हमारे सूर्य के पास। और सौर परिवार को जितनी भी ऊर्जा मिलती है, जितना भी प्रकाश मिलता है, उसका स्रोत अगर कोई है तो वो ये सूर्य नारायण है। इतना समझ में आ गया। अब सूर्य क्या है, क्या कर रहा है? तो क्या सूर्य स्थिर है? बिल्कुल नहीं। सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है, और ना केवल अपनी धुरी पर घूमता है बल्कि आकाशगंगा के भी केंद्र की जो है परिक्रमा करता है। और यह परिक्रमा कब पूरी होती है? 225 से लेकर 250 मिलियन वर्षों में, राइट।
225 से लेकर 250 मिलियन वर्षों में, लगभग 25 करोड़ साल में, लगभग, क्योंकि 1 मिलियन होता है बराबर 10 लाख के। सो लगभग 25 करोड़ साल में एक सूर्य जो है पूरी जो हमारी आकाशगंगा है उसकी परिक्रमा कर लेता है। अब ये आकाशगंगा कहाँ है और किस प्रकार से परिक्रमा की जाती है, मैं आपको वो दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं बात क्या कर रहा हूं। देखिए, एक्चुअल में ये हमारी आकाशगंगा है, इसको देखिए ध्यान से, ये हमारी आकाशगंगा है, राइट, ये देख पा रहे हैं, ये हमारी आकाशगंगा है। अब ये आकाशगंगा में ये हमारा यहां पर सूर्य है, ये एरावत पथ है, इस पथ को क्या कहा जाता है, एरावत पथ। ये आकाशगंगा का हमारे केंद्र है और इस आकाशगंगा के केंद्र की इस प्रकार से परिक्रमा होती है पूरा, और यहां से लेकर वापस इस तरफ घूमते हुए सूर्य को वापस इसी जगह पर आ जाने में लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं। कितना साल लगता है, लगभग 25 करोड़ साल, जब ये एक पूरी परिक्रमा पूरी की जाती है। अब इस प्रकार की अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं। मैं कल भी आपको बताया था, फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं, यहां से इस कोने से लगाकर इस कोने तक आकाशगंगा को अगर आपको पार करना है, तो आपको पार करने के लिए क्या होगा, इसको अगर आप पार करना चाहते हैं तो पार करने के लिए लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष आपको समय लगेगा, तब जाके आप ये पार कर पाएंगे, राइट। अब देखिए, अब वापस हम चलें जहां से शुरुआत की थी। अब देखिए, प्रकाश मंडल, अब सूर्य के अलग अलग भाग होते हैं, सूर्य के कुछ अपने अपने भाग हैं। पहला जो हमें दिखाई देता है, पृथ्वी से हम जिस सूर्य को देखते हैं, एक्चुअल में हम उस सूर्य का प्रकाश मंडल देख रहे होते हैं। कौन सा मंडल देख रहे होते हैं, प्रकाश मंडल। अब प्रकाश मंडल का अगर आपसे तापमान पूछ लिया जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस, कितना तापमान है, 6000 डिग्री सेल्सियस प्रकाश का यानी सूर्य की सतह का तापमान होता है। अब बात करेंगे परिमंडल की। परिमंडल मतलब कोरोना। आपने सूर्य ग्रहण देखा होगा। अब सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच में आ जाता है चंद्रमा। अब इन दोनों के बीच में अब जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा की वजह से जो पृथ्वी के लोग होते हैं वो सूर्य का बीच का हिस्सा नहीं दिखाई देता है। अब लेकिन उसके आसपास, सूर्य के आसपास एक वलय होता है, उसको हम देख पाते हैं। उस वलय को कहा जाता है परिमंडल, इंग्लिश में कोरोना कहा जाता है। इसी को सूर्य मुकुट या सूर्य किरीट भी कहा जाता है। क्या नाम है इसको, सूर्य मुकुट या सूर्य किरीट। कब होता है ये, सूर्य ग्रहण के समय में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पूरा सूर्य ढक जाता है लेकिन ऊपर की उसकी आभा दिखाई देती है, राइट। अब तीसरा इसका एक और मंडल होता है जिसको कहा जाता है वर्णमंडल। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल है, उसी प्रकार से सूर्य का भी वायुमंडल है और सूर्य के वायुमंडल को कहा जाता है वर्णमंडल और इसका रंग होता है लाल यानी कि रेड। ओके, सो 3 मंडल, प्रकाश मंडल, परिमंडल और वर्णमंडल, ये सूर्य के भाग हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको फिर से उस पर ले चलता हूं और सूर्य को फिर से आपको सूर्य तक लेके चलता हूं ताकि आप समझ पाएं मैं किसकी बात कर रहा हूं, सूर्य किस प्रकार से आपको दिखाई देता है। सो एक्चुअल में ये सूर्य है, अगर आप देख पाएंगे तो ये सूर्य है और ये सारे ग्रह उसकी चक्कर लगा रहे होते हैं, राइट। सूर्य को आप देखेंगे तो ये सूर्य है और इसका स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये मैं आपको बताया था, सबसे पहले फोटोस्फीयर होती है जिसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल, उसके नीचे कन्वेक्टिंग जोन होता है यहां पर, उसके नीचे एक रेडिएटिव जोन होता है और अंत में होता है इसका कोर जो कि पूरी तरह से क्या होता है, गर्म होता है। ये कोर जो अगर आप देख पा रहे होंगे ना, ये कोर, ये क्या है, पूरी तरीके से गर्म है। ये देखिए 3 इसकी सतह है, राइट। समझ में आ रहा है आपको, ये एक परिमंडल, उसके नीचे दूसरा और अंत में ये जो है एक कोर है। सो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। अब इसी प्रकार से एक एक ग्रह की मैं आपको बात करूंगा, एक एक ग्रह आपको दिखाता हुआ चलूंगा, तो आप मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। अब बढ़ते हैं अगले तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इतना समझ में आया या नहीं आया? कोई ऑनलाइन ही तो चल रहा है, ऑनलाइन में क्या दिक्कत आ रही है शेखर देखने में? रीस्टार्ट कर लो, जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो एक बार रीस्टार्ट कर लो। मोबाइल रीस्टार्ट मत कर लेना, वीडियो रीस्टार्ट करना।
ओके, देन मूव टू नेक्स्ट। सूर्य में अगर हम इसके रासायनिक विश्लेषण को देखें कि सूर्य में क्या है, सूर्य किससे बना है, तो सूर्य में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य पदार्थों की संख्या 2.5% है। देखिए हो क्या रहा है, इसमें अंदर होता नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन से होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो रही है। अब जब ये हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी, तो हमारा सूर्य बनेगा लाल दानव तारा, रेड जायंट बोलते हैं। अब चूंकि हमारा जो सूर्य है वो जो सौर्य सीमा है, चंद्रशेखर सीमा है, उसमें 1.44 पर आता है, इसलिए उसके बाद ये न्यूट्रॉन तारा ना बनते हुए क्या बनेगा, छोटा रहेगा, इसलिए श्वेत वामन बनेगा, अंत में ब्लैक वामन बनेगा और ये समाप्त हो जाएगा। आधी लगभग इसकी एज हो चुकी है, आधी एज और बची है। अगर हम सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी देखेंगे, दो दूरियां होती हैं, एक होती है सबसे पास की, सूर्य सबसे पास होता है पृथ्वी के, और एक सबसे दूर होता है। सो न्यूनतम दूरी ये होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और सर्वाधिक दूरी पर जब होता है तो ये 15.21 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर होता है। अब देखिए व्यास कितना होता है इसका, व्यास का मतलब पूरा गोला, राइट। सो इसका जो व्यास होता है यानी इधर से लेकर इधर तक पूरा जो गोला पूरा होगा 13,92,000 किलोमीटर इसका कुल व्यास होता है। अगर द्रव्यमान देखें, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है उससे लगभग 33,200 गुना ये अधिक है। अब बात करेंगे सौर कलंक की। सौर कलंक क्या होता है, देखिए अगर सूर्य की सतह को ध्यान से देखा जाए, ऐसे नग्न आंखों से नहीं, सूक्ष्मदर्शी की तरह, तो कुछ इसमें ब्लैक स्पॉट होते हैं, कुछ काले धब्बे होते हैं, और ये काले धब्बे कहां होते हैं, प्रकाश मंडल पर। ये अस्थायी घटनाएं होती हैं, कुछ समय के लिए होंगी और खत्म हो जाएंगी। क्यों होंगी कि सूर्य का जो प्रकाश मंडल है वो गर्म होता रहता है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ जगह पर तापमान कम हो जाता है। जैसे कि इसका जो सरफेस का तापमान होता है वो हमने देखा 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब मालूम पड़ा किसी जगह पर ये तापमान कम हुआ और कम होकर ये जो हो गया 4000 डिग्री सेल्सियस, या और कम होकर 3000 डिग्री सेल्सियस हो गया। सो अन्य जगह की तुलना में उसका रंग क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और ये डार्क रंग हमें धब्बे के रूप में दिखाई देगा, और इसी को कहा जाता है सौर कलंक। अब होता क्या है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है ये। अब होता क्या है, अब इससे निकलती हैं सौर ज्वालाएं। वहां जहां सौर कलंक होता है वहां से क्या निकलती है, सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाएं क्या मतलब, ये समझिए कि जैसे आग की लपटें निकलती हैं, और जो सूर्य का अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है उस गुरुत्वाकर्षण को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती हैं, और जब वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो हमारे वायुमंडल के कणों के साथ घर्षण होता है और रंगीन लाइट आपको दिखाई देती हैं, खासकर दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी के, और उत्तरी ध्रुव पर ये लाइट्स आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे यहां जब ये विकिरण आता है तो हमारे चुंबकीय जो पृथ्वी का चुंबकत्व है उसमें टेंशन पैदा करता है, और हमारे जो रेडियो है, खासकर जो वायरलेस सिस्टम है, उसको तहस नहस कर देता है, और उससे बचाने का काम करता है हमारा चुंबकीय, जो हमारा पृथ्वी का चुंबकत्व है। अगर वो नहीं होता तो हमारा जो बेतारा, जो आज वीडियो देख पा रहे हैं आप मोबाइल में बैठ के, वो कभी भी नहीं देख पाते। अब अगर इस धब्बे का जीवन काल की बात करें तो कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है, और इससे रेडियो संचार में बाधा आती है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर एक सौर कलंक का चक्र पूछा तो 11 साल या 21 सालों के अंतराल में ये आता रहता है, आएगा चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा, जिससे सौर स्थिरांक में 2%, बहुत छोटी सी मात्रा होती है, 2% परिवर्तन आएगा, यानी कि पृथ्वी को सूर्यताप कम मिलेगा। अब अगर कल का क्लास आपको याद आ रही हो और आपने ध्यान से देखा होगा तो एमपीपीएससी ने 3 अंक में सौर स्थिरांक पूछ लिया था आपसे। अब आप बताइए कि सौर स्थिरांक क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये 3 अंकों में पूछा गया, इसीलिए मैंने कहा है कि वो सौर कलंक 3 अंकों में आपसे पूछ लेगा, सूर्य का द्रव्यमान पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप एक एक चीज पे बारीकी से नजर रखें। क्या होता है, देखिए आपको पता है पृथ्वी पर सूरज की किरणें विकिरण के रूप में आती हैं। सूरज की जो गर्मी होती है, ऊष्मा, एक फॉर्म होता है चीजों के चलने का, वो कहलाता है विकिरण, विकिरण के रूप में आती हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल के में आती हैं तो सूर्य की किरणों को लंबवत स्थित जो खुला क्षेत्र है, यानी हमारा जो वायुमंडल है,
उसके प्रति क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड में जितनी ऊर्जा पहुंचेगी, सूरज की जितनी मात्रा में ऊर्जा पहुंचेगी, उसको सौर स्थिरांक कहते हैं। फिर से सुन लें, वायुमंडल में पृथ्वी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर भी होता है एक समय, बहुत ज्यादा पास भी होता है एक समय, और पास और दूर होते समय एक अगर औसत दूरी निकाल ली जाए, उस औसत दूरी पर प्रति क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड में जितनी सूरज की ऊर्जा पहुंचती है उसको सौर स्थिरांक कहा जाता है। और इसका मान यहां पर आप नोट कर सकते हैं, ये इसका मान होता है। देखिए नवीन, मैं बीच में चैट पे ध्यान इसलिए नहीं देता, कई बार क्या होता है चैट पे ध्यान देते समय चीजें भटक जाती हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मैं चैट देखता नहीं, देखता हूं, लेकिन हर बार मेरे लिए रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर यहां से पढ़ा पाऊं, ज्यादा जरूरी वो है। आपके अगर क्लास में प्रश्न है तो आप लास्ट के लिए बचा के रखें, और अगर आपके पास इतना धैर्य नहीं है तो मैं यकीन मानूंगा उतना धैर्य पैदा करें कि क्लास के आखिरी तक रुकें, आपके मैं प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब देख लीजिए यहां पर सौरमंडल। अब अगला आएगा ग्रह, प्लानेट। हमने सूर्य को पढ़ लिया, क्योंकि सौरमंडल में एक ग्रह थे। प्लानेट कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए यहां पर, यह हमारा सूर्यमंडल है, राइट, हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में जो आपको ब्लू कलर की जिनकी लाइन दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में ग्रह हैं। और अगर ये आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है तो कृपया अपने मोबाइल का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। रेजोल्यूशन कैसे बढ़ाते हैं? मोबाइल में ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक कीजिए, क्वालिटी पर जाइए, और इसको जितना आपके अलाउ करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा आपका डाटा ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपके पास जितना डाटा है उसके हिसाब से अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन्स दिखाई दे रही ये ग्रह हैं, राइट, और जो आपको हल्के ऑरेंज कलर की लाइन्स दिखाई दे रही हैं ये बोने ग्रह हैं, डार्क प्लैनेट इनको कहा जाता है। ओके, और जो आपको इस टाइप की जो दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये क्षुद्र ग्रह, जैसे हेली दिखाई दे रहा है आपको, पुच्छल तारा कहा जाता है, हेली 1986 में दिखाई दिया था ये। अब मैं आपको ग्रहों की तरफ ले चलता हूं, तो ग्रह किसे कहा जाता है पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए, राइट। बिल्कुल डेली लाइव क्लास होती है अंकित। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है, खगोलीय पिंड का मतलब अंतरिक्ष में उपस्थित हमारी पृथ्वी, तारे, ये मत समझिएगा खगोलीय पिंड किसी स्पेशल चीज को कहते हैं, अंतरिक्ष में जो कुछ है वो सब खगोलीय पिंड है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पहली नियम कि सूर्य के चक्कर लगाए। दूसरा, उनमें अपना गुरुत्वाकर्षण बल हो, और वो गुरुत्वाकर्षण बल इतना हो कि वो अपना गोल स्वरूप ग्रहण कर पाए। तो 2 चीजें होनी चाहिए, पहली चीज एक खगोलीय पिंड, दूसरा वो सूर्य के चक्कर लगाता हो, तीसरा उसके पास अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। अब प्लैनेट के बारे में याद रखने, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम सूर्य के आसपास जो ग्रह परिक्रमा करते हैं उनका पथ देखें, किस दिशा में परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसा नहीं करते, कौन कौन से? शुक्र और अरुण, यानी कि अरुण को इंग्लिश में कहा जाता है यूरेनस और शुक्र को वीनस। वीनस और यूरेनस ये इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ। कैसे परिक्रमा करते हैं मैं आपको मैप में फिर से यहां पर इसमें दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाएं एक एक चीज को। देखिए, अगर मैं इसको शुरू करूंगा तो आप देखेंगे इनकी ये गति कर रहे हैं 2 प्रकार की। अगर आप देखिए, मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूं, सो एक तो ये अपने एक्सेस पर घूम रहा है, गोल 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 अपने एक्सेस पर घूम रहा है, तो एक्सेस पे घूमना कहलाता है घूर्णन। एक्सेस पे इनका घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। लेकिन एक्सेस पे घूमने के साथ साथ ये आगे भी बढ़ रहे हैं, सूर्य भी घूम रहा है, ध्यान रखिएगा, और ये क्या कर रहे हैं? आगे भी बढ़ रहे हैं, राइट, आगे भी बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ना क्या कहलाता है? परिक्रमण, रेवोल्यूशन, राइट। और ये रेवोल्यूशन सिर्फ ग्रह नहीं कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे सो ये ग्रह के अलावा ये जितने भी ये बीच में जो आपको जो क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये भी आप इसी प्रकार से घूर्णन कर रहे हैं, राइट। सो मैं आपको क्या बता रहा था, अब इनके घूर्णन की दिशा आप देखेंगे, हालांकि इसमें थोड़ी सी एक गलती ये की गई है कि सभी की घूर्णन की दिशा एक ही दिशा में बता दी गई है, लेकिन ये वीनस जो है वो इस तरफ नहीं घूमता, वो एक्चुअल में इस तरफ घूमता है, राइट। बाकी सब ग्रह इस तरफ घूमेंगे, लेकिन वीनस उल्टी दिशा में घूमता है। तो एक वीनस अपवाद है, यानी उल्टी दिशा में घूमता है, और एक दूसरा अरुण यानी कि यूरेनस। यूरेनस कहां पर है? ये है यूरेनस। ये यूरेनस भी अगर आप देखेंगे तो ये इस दिशा में नहीं घूमता, बल्कि उल्टी दिशा में आपको घूमता दिखाई देगा। ये इस तरफ नहीं जाता बल्कि इस तरफ आता है।
सो 2 ग्रह जो इस तरफ आते हैं, बाकी सब के सब सीधी दिशा में आपको घूमने मिल जाएंगे, राइट। अब देखिए, अगर सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम देखा जाए तो दूरी का क्रम देखिए, सबसे पहले आता है सूर्य के बाद में सबसे पहले आता है बुध ग्रह, पहला बुध नंबर 1, नंबर 2 पर आता है शुक्र, नंबर 3 पर आती है हमारी पृथ्वी, नंबर 4 पर आता है मंगल, नंबर 5 पर आता है बृहस्पति, नंबर 6 पर आता है शनि, नंबर 7 पर आता है अरुण और नंबर 8 पर आता है वरुण। अरुण को कहा जाता है यूरेनस और वरुण को कहा जाता है नेपच्यून, याद रखिएगा। अब अगर इनके आकार की दृष्टि से मैं आपको बताऊं, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह देख पा रहे होंगे, सो आकार की दृष्टि से आप एक काम करें, यहां से बाहर चालू कर दें। सबसे पहले पहुंचेंगे आप बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि नंबर 1, शनि नंबर 2, उसके बाद अरुण, ये अरुण है मतलब यूरेनस नंबर 3, उसके बाद वरुण नंबर 4। सो बाहरी ग्रह ये सारे एक लाइन में आ गए, सूर्य से क्रम में भी और उनके आकार में भी। लेकिन अगर आप फिर आंतरिक ग्रहों की तरफ जाएंगे, जिनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, मैं आगे बताऊंगा ये पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, वाह्य ग्रह क्या होते हैं। ये सब वाह्य ग्रह होते हैं, ये एक से बढ़ के एक सबसे बड़ा फिर छोटा इसी क्रम में जमे हुए हैं। लेकिन इस तरफ देखेंगे तो वरुण के बाद आता है नंबर पृथ्वी का, पृथ्वी के बाद आता है आपका